Good morning students, welcome to the TSN school. Today we'll continue with our last chapter, chapter 3rd, an empire across 3 continents. In the last video we were discussed about slavery. Now come to the page number 69. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्लेवरी जो थी वो उसकी जड़ें बहुत गहरी थी, उसमें जो अपर क्लास था उनका बिहेवियर स्लेव्स के साथ कैसा था और जो लोअर क्लास या फिर जो मिडिल क्लास थे वो किस तरह से उनके प्रति सिंपैथी रखते थे और कितने टाइट कंट्रोल उन पर रखा जाता था. नाउ कम टू द पेज नंबर 69. A law of 398 referred to workers being branded so that could be recognized if and when they were run away and tried to hide. Many private employers cast their agreements with workers in the form of debt control to be able to claim that their employees were in debt to them and thus ensure tighter control over them. An early 2nd century writer tells us thousands surrendered themselves to work in servitude although they are free. In other words, a lot of the poorer families went into debt bondage in order to survive. From one of the recently discovered letter of Augustine, we learned that parents sometimes sold their children into servitude for a period of 25 years. Augustine asked a lawyer friend of his whether these children could be liberated once the father dead. Ruler indebtedness was even more widespread. To take just an example, in the Great Jewish Revolt of 66th century, the revolutionists destroyed money lenders' bonds to win popular support. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से सर्वेंट के साथ बिहेव किया जाता था स्लेव्स के साथ में. तो उसी में एक रूल था जिसे 398 के नाम से जाना जाता है. इसके अकॉर्डिंग जो वर्कर्स थे वर्क प्लेस पे या फैक्ट्रीज़ में उन्हें बॉन्ड किया जाता था. एक तरह से उन्हें एक सिंबल या लेबल लगाया जाता था या उन पर कुछ चिन्ह बना दिया जाता था उन्हें, ताकि अगर वो छुपने का भी प्रयास करे या भागे छोड़कर चले जाए तो उन्हें पहचाना जा सके. और इसके साथ ही जो एम्प्लॉयर्स थे प्राइवेट, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में बॉन्ड भरवा लेते थे कुछ, ताकि वो लोग उनको छोड़कर ना जा सके. डेबिट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, यानी कुछ उधार का देकर उन्हें पैसे और उधारी का जैसे बॉन्ड भरवा लेते थे. 2nd सेंचुरी में भी तक भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था इस तरह से स्लेव्स के साथ में. और इसी में एक राइटर ने कहा है कि थाउजेंड्स जो सरेंडर्स थे उन्होंने इसी तरह से अपने कुछ बॉन्ड भर के और सर्विट्यूड को एक्सेप्ट किया था, कुछ उधार. इस तरह से देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्लेव थे उनकी हालत ख़राब थी और जो गरीब लोग थे वो भी पैसे उधार लेके कर्जा लेकर अपना जीवन यापन करते थे. तो इसके लिए जो भी कर्जा देते थे एम्प्लॉयर्स, वो उनसे बॉन्ड भरवा लेते थे और इस तरह उन पे कर्ज बढ़ता ही जाता था. और उसके लिए उन्हें एक तरह से जो जिससे भी उन्होंने कर्ज लिया उसके अंडर में रहकर वर्क करना होता था. और कई जगह ये भी देखने को मिला है कि जो पुअर फैमिलीज थी वो अपने बच्चों को 25 ईयर्स के लिए किसी के अंडर में या किसी को उन्हें बेच देते थे ताकि वो सर्वाइव कर सके, जीवन यापन के लिए उन्हें पैसे मिल सके. और इसी तरह से जो रिसेंटली कुछ लेटर्स मिले हैं अगस्टीन के, उनमें इस तरह का लिखा हुआ मिली सूचना. उन्होंने अपने एक फ्रेंड लॉयर फ्रेंड से पूछा भी है कि जिन बच्चों की जिन्होंने पेरेंट्स जिन्होंने उन्हें बेचा था 25 ईयर के लिए, अगर वो मर जाते थे, डेथ हो जाती थी उनकी, तो क्या वे फ्री कर दिए जाते थे. तो इस तरह हम देखते हैं कि जो बॉन्ड जो कंडीशन थी गाँव में या शहरों में स्लेव्स के साथ में बहुत बुरी थी. और साथ ही गाँव में बहुत ज़्यादा ये कॉमन था, वाइड स्प्रेड थी स्लेवरी और इस तरह से बॉन्ड भरवाना. इसी का एक एग्जांपल है कि जब ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था जूइश, जो कि 66 सेंचुरी में हुआ था, तो उसमें इस तरह के जो बॉन्ड्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. जो रेवोल्यूशनर्स थे उन्होंने इस तरह के जो बॉन्ड्स थे उनको मनी लेंडर्स की उन्हें जला दिया था, ख़त्म कर दिया, ताकि जो प्रूफ है वो ख़त्म हो जाए और उन्हें सपोर्ट मिल सके अपनी रेवोल्यूशन है उसके लिए. Again, we should be careful not to conclude that the
bulk of labor was caused in these way. The late 5th century emperor Anastasius built the eastern frontier city of Dara in less than 3 weeks by attracting labor from all over the east by offering high wages. From the papyri, we can even from some estimate of how widespread wage labor had become in part of the Mediterranean by the 6th century, especially in the east. लेकिन जो भी हमें प्रूफ मिले हैं उसको उनको देखते हुए हमें ये विचार नहीं बना लेना चाहिए या हमें कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए कि जो स्लेव्स थे उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन थी या इस तरह से रहते थे, क्योंकि कुछ प्रूफ ऐसे भी मिले हैं, papyrus मिली है जिनमें एस्टिमेट मिलता है कि जो डेली वेजेस के अकॉर्डिंग जो सर्वेंट्स थे या जो वर्कर्स थे उनका वो भी सर्वाइव करते थे, उन्हें भी अपनी ज़्यादा मजदूरी देकर ज़्यादा पैसे देकर भी काम करवाया जाता था। इसी का एक एग्जांपल है जिसमें जो एनास्टेसियस है उन्होंने हाई वेजेस देकर ज़्यादा पैसे देकर 3 हफ्तों के अंदर अंदर 3 हफ्ते से भी कम टाइम में जो फ्रंटियर सिटी है दारा मतलब वो बनवाया था। और उसके लिए उन्होंने जो वर्कर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए या उन्हें ज़्यादा बुलाने के लिए, ज़्यादा वर्कर्स को बुलाने के लिए और ज़्यादा पैसे देकर उनसे काम करवाया था। तो अगर हम ये सोचते हैं कि सर्वेंट की हालत बहुत बुरी थी और बहुत कम सर्वेंट्स थे या बहुत कम स्लेव्स थे, तो हमें जो ये एग्जाम्पल है या इस तरह के जो प्रूफ मिले हैं उनको भी देखकर ही कंक्लूजन निकालना चाहिए। और papyri के रूप में जो रिटन प्रूफ मिले हैं उसके अकॉर्डिंग जो वेज लेबर थे उनका जो फैलाव था या वो काफ़ी क्षेत्रों में फैले हुए थे, जैसे कि मेडिटेरेनियन और स्पेशली ईस्ट में भी 6th सेंचुरी के समय में काफ़ी हद तक इसी तरह के लेबर्स थे। नाउ नेक्स्ट, social hierarchies. Let us stand back from the details now and try and get a sense of the social structure of the empire. Tacitus describes the leading social groups of the early empire as follows: senators, leading members of the equestrian class, the respectable section of the people, those attached to the great houses, the unkempt lower class, who he tells us were addicted to the circus and theatrical displays, and finally the slave. In the early 3rd century, when the Senate numbered roughly 1,000, approximately half of all senators still came from Italian families, but the late empire, which started with the reign of Constantine, first in the early part of the 4th century, the first two groups mentioned by Tacitus had merged into a unified and expanded aristocracy, and at least half of all families were of African or Eastern origin. This late Roman aristocracy was enormously wealthy, but in many ways less powerful than the purely military elites who came almost entirely from non-aristocratic backgrounds. रोमन एम्पायर में सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ कितने श्रेणियाँ बनी हुई थी, कितने हायरार्कीज थी, उसके बारे में टेसिटस नाम के राइटर हैं, उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है और उसने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले सेनेटर्स, जो कि लीडिंग मेंबर्स थे इक्विटीज़ क्लास के, और जो रिस्पेक्टेबल सेक्शन था पीपल का, और ये अराउंड 1000 अप्रॉक्सीमेटली थे। और इसके अलावा सेकंड जो मिडिल क्लास था, लोअर क्लास, जो जिनके बारे में टेसिटस कहते हैं कि वो एडिक्टेड थे सर्कस और जो थिएट्रिकल है या जो नाटक जैसे कहते हैं उसे देखने के एडिक्टेड थे, और फाइनली स्लेव। इन 3 ग्रुप्स में बांटा है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो 3rd सेंचुरी है उस टाइम में जो सेनेटर्स थे वो अराउंड 1000 अप्रॉक्सीमेटली थे, और उनमें से जो हाफ थे वो इटालियन फैमिली से आए हुए थे। और जब लेट एम्पायर के बारे में बात करें तो उसमें जो कि स्टार्ट होता है कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट के टाइम से 4th सेंचुरी के समय,
जिसमें जो फर्स्ट दो ग्रुप के बारे में, जो एलिट ग्रुप थे, इक्विटीज़ और सेनेटर, उनको मिलाकर एक अलग ही ग्रुप बन गया, एक एरिस्टोक्रेसी स्टार्ट हुई थी या एक्सपेंड हो गया था, बड़ा एरिस्टोक्रेसी ग्रुप बन गया था। और उनमें से जो बाकी आधी फैमिलीज थी वो अफ्रीकन रीजन से और उसी के साथ ईस्टर्न रीजन से आए हुए लोग थे। लेकिन ये लोग वेल्दी तो थे लेकिन इतने पावरफुल नहीं थे जितने कि जो मिलिट्री फैमिली से आए थे, और ऑलमोस्ट वे एरिस्टोक्रेसी बैकग्राउंड था उनका, या जो रिच फैमिली से थे पहले से, उन जितना पावरफुल या पावर उनके पास जो बाद के जो एलिट ग्रुप थे उनमें इतनी पावर नहीं थी। नाउ नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी मीन्स नाइट्स और हॉर्समैन. It means the equities were traditionally the second most powerful and wealthy group. Originally, they were families whose property unified them to serve in the cavalry, hence the name. Like senators, most knights were landowners, but unlike senators, many of them were shipowner, traders and bankers, that is involved in business activities. तो इक्विटीज़ जो है वो, जिन्हें हम नाइट या हॉर्समैन के नाम से या अश्वारोही के नाम से भी जान सकते हैं, और इनमें से ये जो सेनेटर्स के बाद में सबसे पावरफुल सेकंड मोस्ट पीपल थे, और ये पावरफुल के साथ साथ वेल्दी ग्रुप था, जिनमें से मोस्ट ऑफ जो पीपल थे वो ऐसी फैमिली से थे जो कि अपनी वेल्थ की वजह से जो कैवलरी है उसमें सर्व करते थे, सर्विस देते थे अपनी। और इनमें से मोस्ट जो नाइट्स थे या इक्विटीज़ थे वो सेनेटर्स की जैसे वेल्दी तो थे, लेकिन ये ओनली लैंड ओनर्स ही नहीं थे, जमींदार ही नहीं थे, बल्कि वो शिप ऑनर्स भी थे या फिर बिजनेस भी करते थे, या बैंकर जिन्हें साहूकार कहते हैं वो लोग थे। और ये मतलब ये बहुत सी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व रहने वाले लोग थे। नाउ नेक्स्ट, द मिडिल क्लास नाउ कंसिस्टेड ऑफ द considerable mass of persons connected with imperial service in the bureaucracy and army, but also the more prosperous merchants and farmers, of whom there were many in the eastern provinces. Tacitus described this respectable middle class in client of the great senatorial houses. Now it was chiefly government services and dependence on the state that sustained many of these families. Below them were the vast mass of the lower classes, known collectively as humilios, the compressed rural labor force, of which many were permanently employed on the large estates, workers in industrial and mining establishment, migrant workers who supplied much of the labor for the grain and olive harvest and for the building industry, self-employed artisans who, it was said, were better fed than wage laborers, a large mass of casual laborers, especially in the big cities, and of course the mass of casual laborers, especially in the big city, and of course the many thousands of slaves that were still found all over the Western Empire in particular. तो जो मिडिल क्लास है उसमें अधिकतर जो लोग थे वो इम्पीरियल सर्विस में, यानी जो शाही सेवा थी उसमें सर्विस देने लगे थे, उसकी आर्मी में, और जो दूसरी सेवाएं थी उसमें जुड़ने वाले लोग थे, जो कि प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स थे या फार्मर्स थे, जिनके जो लोग ईस्टर्न प्रोविंसेस से आए थे उनके बारे में टैसिटस ने उन्हें रेस्पेक्टेबल मिडिल क्लास कहा है, और उनके बारे में ये डिस्क्राइब किया कि ये लोग जो सेनेटोरियल क्लास है, जो हाउसेस है उससे जुड़े हुए थे, उनके क्लाइंट थे। मोस्टली ये लोग गवर्नमेंट सर्विसेज और स्टेट्स पर डिपेंड थे अपने जीवन के लिए।
उसके बाद जो लोग थे वो उनमें बहुत ज़्यादा लोअर क्लास थे, जिन्हें ह्यूमिलियर्स कहा जाता है, निम्नतर वर्ग कहा जाता है। और इनमें वो लोग थे जो गांव से आते थे, रूरल एरिया से आते थे लेबर के लिए, यानी दास के जैसे काम करने के लिए आते थे। और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया या फिर माइनिंग या जो लार्ज स्टेट थे उनके परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते थे ये लोग। और इसी के साथ बहुत बड़ी संख्या में जब लेबर की ज़रूरत होती थी, जैसे ग्रेन और ऑलिव हार्वेस्ट में, तब इन लोगों को उसमें लिया जाता था। और बिल्डिंग जो इंडस्ट्रीज थी उनसे जुड़े हुए थे जो लोअर क्लास थे वो लोग। इसी के साथ बहुत से जो स्लेव थे वो भी इसी कैटेगरी में आते थे, जो कि वेस्टर्न एम्पायर से जुड़े हुए थे या वहाँ से आने वाले लोग होते थे। One writer of the early 5th century, the historian Olympiodorus, who was also an ambassador, tells us that the aristocracy based in the city of Rome drew annual income of up to 4,000 pounds of gold from their states, not counting the produce they consumed directly. तो 5th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक हिस्टोरियन हुए ओलम्पियोडोरस, जो कि खुद एक एम्बेसडर थे। उन्होंने बताया कि जो रोम की एरिस्टोक्रेसी थी या जो फैमिली थी एरिस्टोक्रेसी, उनकी एनुअल इनकम थी 4,000 पाउंड इन गोल्ड। 4,000 पाउंड गोल्ड के बराबर उनकी इनकम होती थी उनकी स्टेट से। और इसमें वो प्रोडक्ट शामिल नहीं है जो कि वो डायरेक्ट यूज़ करते थे।